Good morning, students. Welcome to DSEJ Tally classes. Myself, Neeraj Sharma, teacher from District Doda. In today's session, we are starting chapter 3 of 9th class, Political Science, and our today's chapter is Electoral Politics. Right, I have divided this chapter into two parts, and in today's session, we will discuss few things in this part 1, and we will try to understand what electoral politics is about and what is the meaning and concept, basic concept of this term, right? And this topic is related to the chapter 1 which we have already studied, that is what is democracy and why democracy. तो अगर हमने पहले चैप्टर को डिटेल से समझा होगा तो बहुत इजी है हमारे लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को समझना। तो हम देखते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है, और इस टॉपिक को समझने के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स अगर आप समझो तो ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको मिल रहा है ताकि आप जैसे ही 18 प्लस एज ग्रुप में आप आ जाएंगे तो आप एलिजिबल होंगे वोट कास्ट करने के, राइट। तो उस वक़्त अगर ये चैप्टर आप अच्छे से समझोगे तो आप टेक्निकली बहुत साउंड होंगे कि किसकी फेवर में वोट करना है, कैसे करना है, आप सारे प्रोसीजर से जो है वो फेमिलियर होंगे, राइट। और कुछ विद रिस्पेक्ट टू द एग्ज़ामिनेशन जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास, वो ये हैं कि आज के इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सभी एक इलेक्शन को डिफ़ाइन करने के काबिल होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि मीनिंग क्या है इलेक्शन का, एंड यू विल बी आल्सो एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द नीड ऑफ द इलेक्शन, हमें इलेक्शन करवाने की ज़रूरत क्यों है, एंड व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, हम कैसे कह सकते हैं, किन क्राइटेरियाज़ के बिना पे हम कह सकते हैं कि ये इलेक्शन जो है ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। एंड फाइनली फिर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे और हम देखेंगे कि क्या इंडिया के इलेक्शंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक हैं या नहीं हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये हमारे दोनों सेशंस में मिला के हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 में जो हमने पढ़ा वहाँ से हम शुरू करते हैं। जब हम पढ़ रहे थे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, तो उसमें हमारे पास एक जो पूरे चैप्टर का थीम था वो यही था कि डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट। सो रूलर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है लोग इलेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी में। तो आज का जो सेशन है और टॉपिक है इसमें हम ये समझेंगे कि हाउ दे एक्चुअली इलेक्ट देम, तो क्या होता है, कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है जिससे रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है, राइट। सो ये एक प्रैक्टिकल जो है आपको समझ आएगी इसमें कि रूलर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड नीड ऑफ इलेक्शंस, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और हम इमेजिन करेंगे कि एक डेमोक्रेसी जहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते हैं, राइट। तो ये आपको इमेजिन करना है, इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस, कोई इलेक्शन नहीं। एंड इमेजिन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। अब अगर इलेक्शन नहीं है एक डेमोक्रेसी के अंदर तो वहाँ पे किसी और ढंग से हमको रिप्रेजेंटेटिव्स को लाना होगा, राइट। और मान लीजिए कि हमने उनको एज के बिना पे, उनके एक्सपीरियंस और उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बिना पे हम उनको सेलेक्ट करते हैं, तो फिर एनालाइज कीजिए सिचुएशन को कि क्या होगा। ये दोनों इमेजिनरी चीज़ें हैं, बट अगर हम इनको इमेजिन करते हैं तो फिर हम ये एनालाइज कर पाते हैं कि अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो सभी लोगों को
उस कंट्री के सभी लोगों को जो है एक जगह बैठना पड़ेगा। दे वुड रिक्वायर टू सिट टुगेदर टू टेक डिसीजंस विच इज़ नॉट पॉसिबल इन ए लार्ज कम्युनिटी, राइट। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एक तो सभी लोग कहाँ पे एकत्रित होंगे, क्या उन सभी के पास टाइम होगा, क्या उन सभी के पास सफिशेंट नॉलेज होगा डिबेट डिस्कशन करने का, और क्या वहाँ से कोई रिज़ल्ट आएगा। ये सभी चीज़ें इम्पॉसिबल लगती हैं अगर हम डायरेक्टली डिसीजंस लेने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो अगर हम इलेक्शंस नहीं कराते then it is not possible in a large community, right? It will be also difficult to make consensus over the selection of representatives. अब मान लीजिए कि अगर आप एज के बिना पे इलेक्शंस करवा रहे हैं, राइट, तो अगर आपने 60 इयर्स का एज रखी कि 60 इयर्स के से ज़्यादा वाले लोगों को हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, तो एक तो वो नॉन डेमोक्रेटिक हो जाएगा कि 60 से नीचे जितने लोग हैं उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि उनको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी तो उनको मिलेगी नहीं। फिर क्वालिफ़िकेशन के आधार पे भी कभी भी कंसेंसस नहीं बन सकता है। उसमें भी अगर हम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को रखेंगे तो रूरल पॉपुलेशन में 90% लोग पहले ही बाहर हो जाएंगे, जो उस रेस से बाहर हो जाएंगे। सो डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तो पार्टिसिपेशन है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्शन। तो अगर वो पॉसिबल ही नहीं होगा तो ये सारा प्रोसीजर जो है ये नॉन डेमोक्रेटिक ही माना जाएगा। इट विल बी ए नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस आल्सो एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट टू चेंज द नॉन परफॉर्मिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आप समझ गए कि अगर हम किसी और बिना इलेक्शन के हम रिप्रेजेंटेटिव्स को लाते हैं तो पहली चीज़ तो ये होगी कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे, वो सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे एंड दैट इज़ टोटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहली बात तो फिर हम ये नहीं कह पाएंगे कि डेमोक्रेसी है। और अगर समहाउ आप मैनेज करते हो कि कहीं पे कंसेंसस बन जाता है कि ये वाली टीम होगी, तो उनमें जो नॉन परफॉर्मर्स होंगे उनको चेंज करने का आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहेंगी, राइट। तो इसके बिना पे हम ये देखते हैं कि इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ऐसा कोई दुश्वारियां ना आएँ, डिफ़िकल्टीज़ ना आएँ लोगों को, तो उसके लिए एकमात्र ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं इलेक्शन, राइट। And from these points we can conclude that we require a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. Therefore we need a mechanism. और इसलिए हमारे पास एक मैकेनिज़्म है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, राइट, थ्रू विच द रूलर्स आर elected, and that procedure and that constitutional arrangement is called as election. तो उसी प्रोसीजर को हम कहते हैं इलेक्शन, उसी मैकेनिज़्म को हम इलेक्शन का नाम देते हैं, जिस मैकेनिज़्म के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है और जिस पे सभी की कंसेंसस होता है, राइट। ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है। तो हम देखते हैं कि ये मैकेनिज़्म जो है ये कैसा मैकेनिज़्म है, अब हम उसको समझेंगे। एक केस स्टडी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हरियाणा असेंबली इलेक्शन 1987, राइट। हरियाणा आप मैप में देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के बिल्कुल साथ में नीचे पंजाब के साथ। तो यहाँ पे 1982 से 1987 तक जो है कांग्रेस रूल कर रही थी, बट कांग्रेस की पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम से लोग जो हैं वो बहुत तंग आ गए थे, राइट। तो उस वक़्त वहाँ पे एक सोशल वर्कर थे देवीलाल, तो उन्होंने न्याय युद्ध छेड़ दिया कांग्रेस की नीतियों के ख़िलाफ़, कांग्रेस की पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स के ख़िलाफ़। उन्होंने इलेक्शन से ठीक पहले 1987 के इलेक्शन से ठीक पहले उन्होंने स्ट्रगल फॉर जस्टिस शुरू किया। तो धीरे धीरे उनको लोगों का समर्थन मिलता गया, राइट।
और वो एक बहुत वहाँ के बिज़ी और पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर बन गए। उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी इलेक्शन से ठीक पहले, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि, और फिर उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी जिसका नाम लोक दल पार्टी रखा गया। राइट। लोक दल को बनाने के बाद उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात जनता तक पहुंचाई कि अगर उनको लोगों का वोट एंड सपोर्ट आने वाले इलेक्शन में मिलेगा, देन ही विल वेव ऑफ द लोन्स टू द फार्मर्स एंड स्मॉलर बिजनेसमैन। राइट। घोषणा उन्होंने कर दी कि अगर उनको पावर में लाया जाएगा, उनको वोट एंड सपोर्ट मिलेगा, तो वो जो छोटे फार्मर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने लोन लिए हुए हैं, वो उनको माफ़ कर दिए जाएंगे। एंड देन, और ये बात जनता तक वो अच्छे से पहुंचा पाए। और हुआ ये कि जब रिज़ल्ट्स आए तो जो देवीलाल जी की लोकदल पार्टी थी, ही गॉट 60 सीट्स आउट ऑफ 90। अकेले वो 90 में से 60 सीट्स को जीतने में कामयाब हो गए हरियाणा में। और उनके जो एलाइड पार्टीज़ थे, ग्रुप्स थे, वो मिला के उनके पास 76 सीट्स हो गई आउट ऑफ 90 सीट्स। तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। तो वहाँ के गवर्नर ने उनको इनविटेशन दिया एंड देवीलाल बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। राइट। एंड ही कंटिन्यूड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा फॉर नेक्स्ट 4 years टिल 1991। जब नेक्स्ट इलेक्शंस हुए तो उस वक़्त फिर वो दोबारा हार गए देवीलाल जी। वो उस तरह का जो उनको मिला था सपोर्ट लोगों का, वो नहीं मिला, और कांग्रेस वहाँ पे दोबारा से जीत गई और वहाँ पे कांग्रेस ने दोबारा से सरकार बना दी। तो इस केस स्टडी को समझने के बाद हम क्या एनालाइज़ कर पाते हैं, हमने हरियाणा की सिचुएशन जो समझी, इसको समझने के बाद हम क्या एनालाइज़ कर पाएंगे, क्या जनरलाइज कर पाएंगे, वो ये है कि द पार्टी दैट विंस द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट। आप देखिए, जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, जिसकी ज़्यादा सीट्स होंगी, तो वो ही पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है। इलेक्शंस कैन लेड टू चेंजेस इन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। अभी आप देखिए, वहाँ पे कांग्रेस की भी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स चल रहे थे, इसीलिए वो 1982 से 1987 तक वहाँ पे बने रहे थे। राइट। बट उनकी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स लोगों को जब पसंद नहीं आए और देवीलाल जी ने नई पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया, तो लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। गवर्नमेंट चेंज हुई तो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। राइट। देन अगेन उनको फिर देवीलाल जी की पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स पसंद नहीं आए, फिर दोबारा लोगों को कांग्रेस की पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स उन्होंने चेंज किए होंगे। राइट। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट किए, वो दोबारा आए। तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के चेंज होने से पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स भी चेंज होते हैं, बिकॉज ईच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। राइट। उनकी अपने अपने ढंग से वो लोगों के हित की बात करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा सूट कर रहा हो लोगों को, लोग उसी को वोट एंड सपोर्ट करते हैं। सो बट ये अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलती है? ये मिलती इलेक्शन की वजह से है। इलेक्शंस एनेबल द वोटर्स टू चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। अभी देखिए, इलेक्शन ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वोटर्स को ये मौका दिया जाता है कि कौन लोग इम्पोर्टेंट जगह पे होंगे, कौन लोग गवर्नमेंट के अंदर होंगे, वो उन्हीं लोगों को वोट एंड सपोर्ट करते हैं, फिर जिन लोगों ने मेजर डिसीजंस लेने होते हैं। राइट। बट अगर हम इलेक्शंस को साइड लाइन कर दें तो फिर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दूसरी नहीं है जहाँ पे हम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी दें कि वो इतने इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले पाएँ बाद में। राइट। इट enables वोटर टू चूज़ द पार्टी whose policies suits them। डिफरेंट हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इन इंडिया देयर आर मोर देन 700 पॉलिटिकल पार्टीज़। राइट। बट अब आप ये देखिए कि वो पार्टीज़ जो हैं
उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इलेक्शंस के द्वारा। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ और वोटर्स के पास कोई मौका नहीं होगा कि वो उसका बेस्ट यूज़ कर सकें। और जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ की बेस्ट पॉलिसीज़ हों, सूटेबल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हों, उस पार्टी को लोग वोट एंड सपोर्ट करते हैं और इलेक्शन उनको वो प्लेटफॉर्म देता है। इट प्रोवाइड्स देम अपॉर्चुनिटी टू चेंज द नॉन परफॉर्मिंग वंस। कुछ पार्टीज़ या रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे भी हो सकते हैं जो एक बार जीत गए, फिर उन्होंने कामकाज करना छोड़ दिया, लोगों के वेलफेयर की बात उन्होंने नहीं की, वो ड्यूटी बाउंड अकाउंटेबल नहीं रहे। तो इलेक्शन आपको वो अपॉर्चुनिटी देगा कि जहाँ पे आप उन पार्टीज़ और वैसे रिप्रेजेंटेटिव्स को आप जो है वो आउट कर सकें और उनको दोबारा सरकार में आने का मौका न दें। बट इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्शंस। अगर इलेक्शंस होंगे तो, अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो आप कोई रिप्रेजेंटेटिव्स का जो है आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम सिस्टम को फिर चेंज नहीं कर पाएंगे, स्टेगनेशन आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट हमारा है कि अब कैसा इलेक्शन हो जिसको हम डेमोक्रेटिक माने। ये क्या मापदंड होंगे, क्या क्राइटेरियाज होंगे कि जिस इलेक्शन को हम कह सकेंगे कि ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, राइट। वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। पहली कंडीशन जो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ी कि डेमोक्रेसी को अगर आपने नापना है तो आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी। वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। हमने पढ़ा फिजी में भी इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेटिकली, बट वहाँ के ओरिजिनल फिजियन जो हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है और जो इंडियन फिजियन है उनके वोट की वैल्यू कम है। तो वहाँ पे इलेक्शन जो है उसको हम नहीं कह सकते कि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, अमीर गरीब, जितने भी लोग यहाँ पे 18+ एज के हैं वो सभी एलिजिबल हैं वोट कास्ट करने के लिए, भले ही वो किसी भी जाति या धर्म या वर्ग से हों, वो वोट कास्ट करते हैं और उनके हर आदमी के वोट की बराबर की वैल्यू है। सो दैट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, राइट। रियल चॉइस टू वोटर्स, ये भी हमने पढ़ा था वहाँ पे कि इलेक्शंस भी हों बट अगर वोटर्स के पास एम्पल चॉइसेस नहीं हों, उनके पास ज़्यादा पार्टीज़ नहीं हों, ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं हों जिनको वो आपस में कम्पीट करा के ये देखें कि इनमें बेस्ट कौन है, जिनकी वो जांच परख करें, तो फिर वो हम नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। एग्जांपल हमने पढ़ी थी चाइना की। चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही जो है वो ऑलवेज़ इलेक्शन जीतती है, बिकॉज़ पार्टी एक ही है। तो कैंडिडेट्स बदलते हैं, पार्टी सेम है, तो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स भी सेम हैं, आइडियालॉजी भी सेम है, अपोजिशन का कोई रोल नहीं है। सो वहाँ पे हम नहीं कह सकते कि इलेक्शंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं। बट इन इंडिया यहाँ पे मल्टीपल पार्टीज़ हैं, मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट्स भी होते हैं और कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होता है। यहाँ पे वोटर्स के पास एम्पल चॉइसेस रहती हैं। कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड। अब जिस व्यक्ति विशेष को लोगों का समर्थन हासिल हो, पार्टीज़ को भी उनको ही प्रपोज करना चाहिए, राइट। अगर पब्लिक ओपिनियन में एक आदमी जो है वो क्रिमिनल है तो उसको सामने लाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर वैसा हो तो हम कहेंगे कि एक फुली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ ये। एंड इलेक्शन शुड बी हेल्ड पीरियडिकल इलेक्शंस, हर 5 साल के बाद, या जहाँ पे 6 साल का टाइम है वहाँ पे 6 साल के बाद इलेक्शंस जो है वो होने चाहिए विदाउट एनी डिले।
बिकॉज़ लोगों को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती रहे अपने राइट टू वोट का यूज़ करने का, जिससे वो गवर्नमेंट को जो है वो डिक्टेट कर सकें। राइट, अगर इलेक्शंस लेट होंगे तो आपने एक रिप्रेजेंटेटिव को टाइम दिया 5 साल का, बट अगर इलेक्शन 6 साल हुए ही नहीं, राइट, तो वो मिसयूज़ करेंगे उस टाइम में और आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सो पीरियोडिकल इलेक्शन होना बहुत मस्ट है, क्योंकि आप देखिए एक डेमोक्रेसी में सरकार के ऊपर एक प्रेशर रहता है पब्लिक का कि अभी इलेक्शन को बहुत कम टाइम बचा है। वो अकाउंटेबल रहते हैं अपने काम से, ड्यूटी बाउंड रहते हैं। तो अगर उनको पता हो कि अब आने वाले 10 साल इलेक्शन होना ही नहीं है, तो वो इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, वो अकाउंटेबल नहीं रहेंगे, वो ड्यूटीफुल नहीं रहेंगे, वो लोगों के वेलफेयर का काम नहीं करेंगे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस मिसमैनेजमेंट, आपको टाइमली इलेक्शंस जो है वो होने चाहिए। और अगर टाइमली इलेक्शंस होते हैं तो हम कहेंगे कि वहाँ पे एक जो सेटअप है दैट इज़ फुली डेमोक्रेटिक। राइट, नेक्स्ट इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना डेमोक्रेसी में तो बेसिक चीज़ है। आप देखिए, हमने मेक्सिको की एग्जांपल पढ़ी और उसमें हमने पढ़ा कि 1930 से 2000 तक वहाँ पे एक ही पार्टी जीत के सामने आई, PRI। हालांकि वहाँ पे बाकी पार्टीज़ भी इलेक्शंस कंटेस्ट करती थीं, बट वो कभी भी जीत नहीं पाई। तो कंटिन्यूसली फॉर 70 ईयर्स अ सिंगल पार्टी रिमेन्ड इन पावर। सो वहाँ पे इस सिचुएशन से खुद ही रिफ्लेक्ट होता है कि द इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड फ्रीली एंड फेयरली। अदरवाइज़ ये इम्पॉसिबल था एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक ढंग से इलेक्शन हो और फिर एक ही पार्टी 70 साल तक बनी रहे। दैट वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल। एंड फाइनली फिर वहाँ पे ये पता भी लगा कि वो डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करते थे, वो प्रेशराइज करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज़ करते थे। तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हैं। बट इंडिया में अगर आप इलेक्शंस की बात करो तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। और उसका प्रमाण ये है कि यहाँ पे ट्रेंड देखा गया है कि हर 3 में से 2 इलेक्शंस जो वो रूलिंग पार्टीज़ हार रही हैं पिछले कुछ सालों से। तो अगर रूलिंग पार्टी भी हारती है, अगर रूलिंग पार्टी को भी हारने का उतना ही चांस है जितना किसी नई पार्टी को है, तो दैट मीन्स इलेक्शंस आर बीइंग हेल्ड फ्रीली एंड फेयरली। सो ये कुछ मापदंड हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं या नहीं हैं। राइट, इसके आगे हम देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है इलेक्शंस का वो क्या है। व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो आप देखिए कि सबसे पहले हमारे पास होता है मेकिंग ऑफ वोटर लिस्ट्स। वोटर लिस्ट्स को इलेक्टोरल रोल भी कहा जाता है। तो पहला काम ये शुरू हो जाता है जो चलता ही रहता है। ये ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के टाइम पे होता है, ये चल रहा है कि 18+ जितने भी लोग हैं उनको इंक्लूड किया जाता है वोटर लिस्ट में, और जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनको वहाँ से डिलीट किया जाता है। तो एडिशन और डिलीशन साथ साथ हो रही होती है। लोगों से रेजिडेंस का प्रूफ लिया जाता है, फ़ोटोज़ लिए जाते हैं और वोटर लिस्ट तैयार हो रही होती है जिसमें उनका एड्रेस भी लिखा हुआ होता है कि ये किस वार्ड से जो है बिलोंग करते हैं। राइट, तो वोटर लिस्ट बनने के बाद क्या होता है कि वहाँ का अगर टाइम हो, मान लो 5 साल का टाइम हो गया वहाँ पे, तो फिर अनाउंसमेंट होती है, इलेक्शन शेड्यूल बाहर आ जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से। राइट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इशू करेगा इलेक्शन शेड्यूल कि इस स्टेट में कब इलेक्शन होगा, इस स्टेट में कब इलेक्शन होगा, फेज़ वाइज वो शेड्यूल जारी करेंगे। देन द नेक्स्ट इज़ द कैंडिडेट्स विल फाइल द नॉमिनेशंस। फिर जो भी डिज़ायरस कैंडिडेट्स होंगे जो इलेक्शन
में पार्टिसिपेट करना चाहते होंगे, कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो वो फिर फॉर्म भरेंगे एक जाके, उसको कहते हैं हम जो है वो अपनी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, राइट। फिर इनको टाइम दिया जाएगा इलेक्शन कैंपेन करने का, और 2 हफ्ते का उनको टाइम मिलेगा इलेक्शन से पहले कि वो लोगों के पास जाके अपनी बात रख सकें, उसको कहते हैं हम इलेक्शन कैंपेन, राइट। डिटेल में हम इन सभी पॉइंट्स को हम अगले सेशन में भी पढ़ेंगे, बट इस सेशन में मैं आपको जस्ट एक इस पूरे मैकेनिज़्म का स्टेप्स बता रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, तो थर्ड स्टेप में उनको इलेक्शन कैंपेन का मौका दिया जाएगा, जिसमें वो वोटर्स के पास जाके उनको ये समझा पाएँ कि उनके पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स क्या हैं, अगर वो पावर में आए तो वो क्या फ़ायदा देंगे, वो रैलीज़ कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, स्पीचेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ इलेक्शन कैंपेन के बाद इसी दौरान वो इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करेंगे, राइट। तो 2 हफ्ते का उनको टाइम दिया जाएगा और पोलिंग से 2 दिन पहले तक उनकी कैंपेन जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। एंड देन द डे विल कम जब लोगों को अपना वोट कास्ट करना होगा, कास्टिंग ऑफ वोट्स, इसको कहते हैं हम इलेक्शन डे भी कहते हैं। फिर इलेक्शन का दिन आ जाएगा, हर लोग अपने नज़दीक के पोलिंग बूथ में जाके अपना वोट कास्ट करेंगे, राइट। और फिर उसके बाद काउंटिंग ऑफ वोट्स होगा। काउंटिंग ऑफ वोट्स जो होगा वो एक ही दिन काउंटिंग ऑफ वोट्स सभी जगह होगा, ठीक है जी। और जब काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद रिज़ल्ट्स डिक्लेयर होंगे, और जो पार्टी जो कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलेंगे उसको विनर घोषित किया जाएगा। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई ऐसी रिपोर्ट्स आई कि कोई पोलिंग जो ऑफिशियल्स होंगे, अगर उनके द्वारा कहीं इलेक्शन कमीशन को सूचित किया जाए कि वहाँ पे फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, वहाँ पे मसल पावर का यूज़ हुआ है या मैन हैंडलिंग हुई है वोटर्स के साथ, तो एक ग्रुप को वोट करने का मौका ही नहीं मिला है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस इलेक्शन को रद्द करके वहाँ पर रीपोल के भी ऑर्डर्स पास कर सकता है। और ऐसा होता भी है बहुत जगह पे, जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो गया तो वहाँ पे दोबारा इलेक्शंस अलग से भी कराए जाते हैं उसी स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे प्रॉब्लम हो। सो आई होप कि आप समझ गए कि हम इलेक्टोरल सिस्टम को क्या समझते हैं। इलेक्टोरल सिस्टम एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें वोट्स को पॉलिटिकल डिसीजंस में कन्वर्ट किया जाता है इलेक्शंस के द्वारा। अगर ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सिटीजन्स के पास, जिससे वो सरकार को कंट्रोल करते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। बिकॉज़ अगर ये कंट्रोल नहीं हो सिटीजन्स के पास तो सरकार जो है वो अपनी मनमानी करेगी, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो बट इलेक्शंस होने की वजह से उनको सिटीजन्स को सेंटर में रख के पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं, और जिससे वेलफेयर स्कीम्स जो है वो लोगों के लिए इंट्रोड्यूस होती हैं जिनका फ़ायदा लोगों को मिलता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज इलेक्शंस, राइट। सो इन दिस सेशन आज हम यही समझेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे एक्चुअली पूरा प्रोसीजर, हम समझेंगे कि इलेक्शंस कैसे होते हैं। थैंक यू वेरी मच।